आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में बहुत सारा बजट लेकर सनराइजर्स हैदराबाद उतरी थी और बहुत ही महंगे महंगे खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया था और एक जबरदस्त स्क्वाड तैयार की थी। और बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी इस चीज को माना था कि एसआरएच की यूनिट बहुत तगड़ी है और उनको टॉप 4 में जगह बनानी चाहिए। अपने SA20 जीतने वाले कप्तान एडन मार्करम को उन्होंने अपनी आईपीएल की फ्रेंचाइजी, अपनी आईपीएल की टीम की भी कप्तानी दी और ऐसा लगा कि इस बार सनराइजर्स हैदराबाद जो ये ऑरेंज आर्मी है वो पूरी तरीके से किला फतेह करेगी। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद हैड अ हॉरिबल आईपीएल सीजन। वो टैक्टिकली बहुत ही ज्यादा वीक दिखे, इनफैक्ट वन ऑफ द वीकेस्ट टीम दिखे। हर मैच में प्लेइंग 11 चेंज, हर मैच में स्ट्रेटजी चेंज, हर मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज और एक तगड़ी यूनिट लेकर के भी नंबर 10 पर सनराइजर्स हैदराबाद ने फिनिश किया। अब 2022 में अगर मैं आपको लेकर के चलूं मेगा ऑक्शन के बाद, तो राशिद खान, डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ियों को उन्होंने जाने दिया था और उसके बाद उन्होंने केन विलियमसन को 14 करोड़ में रोक करके कप्तान बनाया था। टॉम मूडी वहां पर हेड कोच थे। फिर 2023 में कप्तान चेंज, कोच चेंज और 2024 में कोच वो ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर उनका कप्तान भी चेंज हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको क्या बताता है? ये बताता है कि एसआरएच की जो मैनेजमेंट है, एसआरएच का जो थिंक टैंक है, अब आई एम नॉट श्योर कि वहां पे ये सारे डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं, लेकिन वो पिछले 2-3 सालों से जो उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, उनकी स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग, वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है। और यहां पर जो भी चीजें खराब हैं उसको सनराइजर्स हैदराबाद को ठीक करना होगा। कुछ महीने पहले, इनफैक्ट आईपीएल के बाद ही मुझे याद पड़ता है, मैंने एसआरएच की एक वीडियो बनाई थी, उसको आप जाकर के देखना इस वीडियो के बाद, तो आपको और ज्यादा डिटेल में चीजें समझ में आएंगी जो मुझे 2023 के बाद लगा। लेकिन इस वीडियो में 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे हम हर वीडियो में कवर कर रहे हैं कि एसआरएच को मेरे हिसाब से ट्रेड विंडो और कुछ हद तक मिनी ऑक्शन की क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रिटेन रिलीज प्लेयर्स का क्या उनका मामला होना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो क्योंकि बाकी टीम्स की वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाली है। एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो सनराइजर्स हैदराबाद को ध्यान में रखना होगा इन माय ओपिनियन इज दे डू नॉट नीड टू मेक टू मेनी होलसम चेंजेस इन द स्क्वाड। पिछले 2-3 सालों से सनराइजर्स हैदराबाद इसी चीज की सबसे ज्यादा गिल्टी रही है। जैसे मैंने 2022 का एग्जांपल दिया, उन्होंने अपने कई बड़े प्लेयर्स को जाने दिया और केन विलियमसन की अगुवाई में उन्होंने ऑक्शन खेला, उनको 14 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो को भी उन्होंने नहीं खरीदा। डेविड वार्नर से तो उनका मामला चल ही रहा था। राशिद खान ऑलरेडी जो है ड्राफ्ट हो चुके थे गुजरात टाइटंस में। तो कई बड़े प्लेयर्स को उन्होंने लूज किया और बहुत सारे युवा भारतीय खिलाड़ियों पर उन्होंने भरोसा जताया, जैसे वॉशिंगटन सुंदर थे, राहुल त्रिपाठी थे, अब उनको युवा तो नहीं कह सकते बट समहाउ यंग प्लेयर्स थे, अभिषेक शर्मा थे। तो ये देख करके अच्छा लगा। उमरान मलिक वहां पर गए, कार्तिक त्यागी भी वहां पर गए, भुवी और नट्टू की एक्सपीरियंस जोड़ी को भी उन्होंने तवज्जो दी। लेकिन कम 2023 एक बार फिर से पूरा मैनेजमेंट उन्होंने बदल डाला। अब ब्रायन लारा को उन्होंने हेड कोच बना दिया, जिनको कोचिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। मैं पहले ही बहुत स्केप्टिकल था उनकी इस चॉइस को लेकर के। अब एडन मार्करम, मयंक अग्रवाल, भुवनेश्वर कुमार, ये कुछ नाम फ्लोट अराउंड कर रहे थे कप्तानी के लिए। एडन मार्करम ने उनको SA20 का चैंपियन बनाया सनराइजर्स ईस्टर्न केप की कप्तानी करते हुए, तो उन्होंने एडन मार्करम को दे दी। बट एडन मार्करम का भी क्या रोल था मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। हर जगह बैटिंग ऑर्डर चेंज होता था। हेनरिक क्लासन का मेरे हिसाब से उन्होंने शुरुआत में सही से इस्तेमाल नहीं किया। मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, हैरी ब्रूक, बहुत सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इस टीम में थे, तो वहां पर टीम को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही। सुंदर का कैसे इस्तेमाल करना है, अभिषेक का कैसे इस्तेमाल करना है, गेंदबाजी में क्या चीज करनी है। शुरुआत में आदिल राशिद, अकील हुसैन सिर्फ एक मैच खेले, तो बहुत ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग यहां पर की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। तो इस साल उनको इस चीज से सबसे ज्यादा दूर रहना है और उसकी शुरुआत उन्हें करनी है मिनी ऑक्शन से पहले बहुत ज्यादा बदलाव ना करके। हाँ, जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि कुछ एक्सपेंसिव टॉप ऑर्डर के प्लेयर और कुछ ओवरसीज स्लॉट वो जरूर फ्री कर सकते हैं। देखो, अकील हुसैन है जिनको आपने सिर्फ एक मैच खिलाया, उनसे आप अलग हो सकते हो। आदिल राशिद ने बहुत ज्यादा नहीं खेले, मयंक मार्कंडे ऑलरेडी आपके पास है, वहां पर आपका एक ओवरसीज स्लॉट फ्री हो सकता है। क्या फजल हक फारूकी और मार्को जेनसन दोनों की आपको नीड है? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कार्तिक त्यागी, नटराजन, भुवनेश्वर और उमरान मलिक के रूप में 4 भारतीय गेंदबाज हैं। तो क्या आपको वहां पर सबकी जरूरत पड़ेगी? वहां पर आप एक डिसीजन ले सकते हो। और टॉप ऑर्डर में आपके पास बहुत सारे प्लेयर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल से
4-6 करोड़ के वो भी है, मयंक अग्रवाल 8 करोड़ के हैं, हैरी ब्रुक्स 13.25 करोड़ के हैं जिनको आप टॉप ऑर्डर में खिलाते हो। और उसके बाद आपके पास राहुल त्रिपाठी का भी ऑप्शन है, उसके बाद एडन मार्करम भी टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं, विवरांत शर्मा ने कुछ मैचेस टॉप ऑर्डर में खेले थे। तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर के ऑप्शंस आपके पास हैं और इसमें से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी बाहर नहीं करना चाहते हो। तो फिर आप करते क्या हो, मार्करम को आपको 4 पे खिलाना पड़ता है, तो हेनरिक क्लासन को आपको 5 पर खिलाना पड़ता है। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स 6 पे आते हैं, अब्दुल समद 7 पर आते हैं और वॉशिंगटन सुंदर जिनको आपने 8 करोड़ रुपए दिए थे उनका आप बैटिंग में इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हो। इन माय ओपिनियन आप उनको थोड़ा सा टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाने को देख सकते हो और वो तभी हो सकता है जब आप मयंक अग्रवाल हो गए या फिर हैरी ब्रुक हो गए ऐसे खिलाड़ियों को रिलीज करते हो। क्या हैरी ब्रुक को आप रिलीज करोगे? देखिए ये दो धारी तलवार है, आपने 13 करोड़ उन पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिए थे। अगर आपको लगा था कि एक 22-23 साल का युवा खिलाड़ी भारत में आते ही आग लगा देगा इंग्लैंड से, तो वो आपकी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक थी, वो आपका टैक्टिकल ब्लंडर था। ऐसे प्लेयर्स को समय लगता है धीरे धीरे एडजस्ट होने में, धीरे धीरे अच्छा करने में। शुभमन गिल का हमने एग्जांपल देखा, उनको धीरे धीरे समय लगा। तो ये यंग प्लेयर्स हैं, हर किसी से आप विराट कोहली वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, खास करके जब वो ओवरसीज प्लेयर हो। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि क्या आप हैरी ब्रुक को रखोगे या जाने दोगे। यहां पर मैं भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा है बट 13 करोड़ रुपए भी बहुत ज्यादा है। और एडन मार्करम ऑलरेडी आपके पास हैं, ग्लेन फिलिप्स आपके पास हैं, कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं, तो उनको आपको खिलाना ही खिलाना चाहिए। फिर जो आपके भारतीय सितारे हैं जैसे युवा अभिषेक शर्मा, जैसे अब्दुल समद, जैसे राहुल त्रिपाठी, इनका भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहां पर देखना होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद क्या करती है, लेकिन हाँ कुछ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लाइक मयंक अग्रवाल और कुछ ओवरसीज स्लॉट वो जरूर फ्री कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे चेंजेस ना करने और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को रिलीज कर देने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की तीसरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए टू बिल्ड अ स्क्वाड जिससे प्लेइंग 11 बनाना और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना आसान हो। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, अगर आप ठीक से सोचो, शुरुआत में एडन मार्करम अवेलेबल नहीं थे, मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत की, फिर आपने अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दिया, फिर आप हैरी ब्रुक को टॉप ऑफ द ऑर्डर लेकर के आए, अनमोलप्रीत सिंह मेरे ख्याल से किसी मैच में आपने उनसे ओपन कराया, कभी कभी आपने सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर्स अपनी प्लेइंग 11 में यूज किए और चौथे को एज एन इंपैक्ट प्लेयर रखा, कभी फजल फारूकी, कभी मार्को येंसन, कभी दोनों, हेनरिक क्लासन 4, हेनरिक क्लासन 5, ग्लेन फिलिप्स कहां खेलेंगे, अब्दुल समद कहां खेलेंगे, फिर अभिषेक शर्मा आ गए, राहुल त्रिपाठी भी ओपन किया। ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि प्लेयर्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा थी, बंदे आप 11 ही खिला सकते हो और इसीलिए कंटिन्यूअस चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही थी आफ्टर एवरी मैच। और उमरान मलिक को फिर आपने बाहर कर दिया। फिर मुझे याद है मार्करम से पूछा गया था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि भाई उमरान मलिक क्यों नहीं खेलने, तो उन्होंने कहा हाँ देखिए वो काफी तेज फेंकते हैं, काफी स्पीड है उनके पास, वो हमारे लिए एक्स फैक्टर हो सकते हैं, मुझे देखना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं खेल रहे हैं। ये एक कप्तान का स्टेटमेंट था और ये मेरे थोड़ा सा समझ में भी नहीं आया था कि भाई आप कैप्टन हो, आप खुद कह रहे हो कि हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं खेल रहे, क्या आप डिसीजन मेकर हो वहां पर? अगर नहीं हो तो कौन ले रहा है? क्योंकि हेड कोच भी अब जा चुके हैं, नए हेड कोच आए हैं। काफी सालों पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हेड कोच डैनियल विटोरी हुआ करते थे, तो आई डोंट नो कि अब वो कैसे तालमेल बैठेगा। तो कोशिश यहां पर यह करनी चाहिए जो आप महेंद्र सिंह धोनी की किताब से एक पन्ना उठा सकते हो कि भाई बहुत ज्यादा चेंजेस ना करो। आप हारे हो, वो भी हारे थे, धोनी के स्टाइल ये है वो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते, रोहित शर्मा का भी यही स्टाइल है, वो भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं हारने के बाद। तो आपको ऐसी टीम बनानी है जिससे आप कंसिस्टेंटली प्लेइंग 11 खिला पाओ, थोड़े बहुत बैकअप आपके पास हो, क्वालिटी बैकअप आपके पास हो कि अगर किसी की इंजरी वगैरह हो या इंपैक्ट प्लेयर अगर आपको अलग अलग सिचुएशन में चाहिए हो तो आप उसको लेकर के आओ और फिर सनराइजर्स हैदराबाद आप देखना यकीनन अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो आईपीएल 2024 को लेकर मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस उनको करने की जरूरत नहीं है। अब आपका क्या ओपिनियन है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की वीडियो सभी टीम्स के बारे में लगातार आप तक पहुंचते रहे और आईपीएल 2024 और वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी हुई जो भी अपडेट और एनालिसिस है वो भी आपको यही देखने को मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।